नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आवेश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। पहला आवेश का जो गुण होता है वो आवेश की योज्यता, दूसरा जो गुण था वो आवेश का क्या था, आवेश की अनिश्चितता था, तीसरा गुण क्या था, आवेश का क्वांटमीकरण। और उससे आगे चलते हुए हम आज आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा मित्रों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या फिर आवेश संरक्षण का नियम। तो आपको हेडिंग डालनी है आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण नियम। यानी आज हमको आवेश संरक्षण का जो नियम है इसके बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि आवेश संरक्षण का नियम या फिर आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है ये क्या होता है, ये किस प्रकार से लागू होता है। अगर अपने पास कोई विलगित निकाय है तो उस विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा कैसा रहता है मित्रों, वो हमेशा नियत रहता है। यानी वो हमेशा कैसा रहता है, निश्चित रहता है। और उसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम या फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रक्रिया से पहले जितना निकाय का कुल आवेश होगा वो प्रक्रिया के बाद में भी उसी के बराबर होगा, और इसी को क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम या फिर आवेश संरक्षण सिद्धांत कहेंगे। तो इसे अपन एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो अपन लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट। ये अपना पहला एग्जांपल है, इसमें आवेश संरक्षण नियम का किस प्रकार से पालन होता है ये हमको क्या करना है मित्रों, समझना है। तो अपने पास सोडियम है, सोडियम के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर लेता है और दान करके Na+1 बना लेता है। साथ में इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया मित्रों, दान किया है। तो इसलिए प्रक्रिया से पहले सोडियम रहेगा और प्रक्रिया के बाद में Na+1 और E- यानी Na+1 धनायन होगा और E- ऋण आयन या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि प्रक्रिया से पहले कुल आवेश कितना है और इस प्रक्रिया के बाद में कुल आवेश कितना है। अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो आवेश संरक्षण नियम का क्या होगा मित्रों, पालन हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक प्रक्रिया से पूर्व की स्थिति होगी और एक प्रक्रिया के बाद की स्थिति होगी। प्रक्रिया के पश्चात ये दो स्थितियां हैं। प्रक्रिया से पहले अपने पास यहां पर क्या क्या है, धनावेश है, ऋणावेश है, आयनों की संख्या है और एक क्या है, नेट आवेश है। तो इन सब बिंदुओं को अपन यहां पर इधर नोट कर देंगे। पहला बिंदु क्या हो जाएगा, कुल धनावेश। दूसरा बिंदु क्या होगा, कुल ऋणावेश। तीसरा बिंदु क्या होगा, आयनों की संख्या। और चौथा बिंदु अपना हो जाएगा नेट आवेश। यदि ये जो अपन ने एग्जांपल लिया है आवेश संरक्षण नियम को समझने के लिए, जो अपन ने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के पश्चात इन चारों स्थितियों को ध्यान से देखेंगे कि इनमें कोई परिवर्तन होता है या फिर ये नियत रहती है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले प्रक्रिया से पहले कुल धनावेश हम ज्ञात करेंगे। प्रक्रिया से पहले की स्थिति ये वाली है और प्रक्रिया के बाद की ये स्थिति है। तो प्रक्रिया से पहले कुल धनावेश ज्ञात किया जाएगा। कुल धनावेश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रक्रिया से पहले की स्थिति को लेंगे। यहाँ पर ये सोडियम है और इस सोडियम पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। सोडियम कैसा है, उदासीन है। तो प्रक्रिया से पहले कुल आवेश का अगर मान देखें या कुल धनावेश का मान देखें तो कितना होगा मित्रों, 0 हो जाएगा। यानी प्रक्रिया से पहले कुल धनावेश कितना होगा, 0। अब प्रक्रिया के बाद की स्थिति देखते हैं। प्रक्रिया
यहाँ पर कुल धनावेश कितना है, 0 है मित्रों। तो प्रक्रिया के बाद की अगर स्थिति देखेंगे तो प्रक्रिया के बाद में क्या होता है, Na+1 बन जाता है और साथ में क्या बनता है, E-1 बनता है। तो प्रक्रिया के बाद में अगर देखें तो प्रक्रिया के बाद में एक धनायन है आपके पास, एक धनायन है, तो इस पर कुल जो धनावेश है उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पर +1 आवेश है। ठीक है, इसके बाद में कुल ऋणावेश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कुल धनावेश का मान हम दोनों स्थितियों में ज्ञात कर चुके हैं। कुल ऋणावेश का अगर मान ज्ञात करना चाहें तो कुल ऋणावेश का मान हम ज्ञात करेंगे। तो प्रक्रिया से पहले अगर देखें तो अपने पास केवल सोडियम है और सोडियम कैसा है, उदासीन है। तो प्रक्रिया से पहले कुल धनावेश का कुल ऋणावेश का अगर मान देखें तो कितना है, 0। प्रक्रिया के बाद की अगर इसकी देखें तो प्रक्रिया के बाद में क्या बनता है, Na+1 और E-। तो प्रक्रिया के बाद में एक नेगेटिव आवेशित कण अपने पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। तो प्रक्रिया के बाद में कुल ऋणावेश अगर देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसके बाद में अगर आयनों की संख्या देखें, दोनों ही आयन होते हैं, धनायन भी आयन है और ऋणायन भी आयन है। तो आयनों की यहाँ पर कुल संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप धनायनों की संख्या लिख दो या फिर आप केवल ऋणायनों की संख्या लिख दो। तो यहाँ पर आयनों की जो कुल संख्या होगी वो हमको क्या करनी है, नोट करनी है। तो प्रक्रिया से पहले ये सोडियम है, तो प्रक्रिया से पहले सोडियम पर, सोडियम कैसा उदासीन है, तो किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो आयन नहीं है, तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 0 हो जाएगी। इसके बाद में प्रक्रिया के बाद की अगर स्थिति देखें तो प्रक्रिया के बाद में एक धनायन है और एक ऋणायन है। यहाँ पर इनकी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो एक में अगर एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक तो धनायन हो गया प्लस एक क्या हो गया मित्रों, ऋणायन हो गया। तो आयनों की कुल संख्या कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर आयनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद में अगर नेट आवेश देखें, सोडियम पर कोई आवेश नहीं है, सोडियम पर यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए नेट आवेश यहाँ पर प्रक्रिया से पहले कितना हो गया मित्रों, 0 हो गया। प्रक्रिया के बाद में ये 2 अपने पास धनायन और ऋणायन बने हैं 2। तो यहाँ पर धनावेश कितना है, +1। इसमें अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जोड़ना है। तो +1 -1 बराबर कितना हो गया, दोनों जोड़ करके 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखना है कि प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के बाद इन दोनों स्थितियों में नेट आवेश का जो मान है वो कितना है, 0 है। यानी दोनों स्थितियों में नेट आवेश कैसा है मित्रों, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो अपन ने एग्जांपल लिया है सोडियम से Na+1 बनने का जो एग्जांपल है, ये आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 4 स्थितियों में से केवल एक स्थिति बराबर है। 4 स्थितियों में से केवल एक स्थिति बराबर है, नेट आवेश वाली स्थिति बराबर है। बाकी 3 स्थितियां बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्थितियां बराबर हो या बराबर नहीं हो, लेकिन नेट आवेश का मान हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। और जहां नेट आवेश बराबर होता है तो वो जो अभिक्रिया होती है वो आवेश संरक्षण नियम का क्या करेगी मित्रों, पालन करेगी। एक बार मैं आवेश संरक्षण का नियम एक बार रिपीट कर देता हूं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी विलगित निकाय में अपने पास अगर कोई भी विलगित निकाय है तो उस विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश का जो मान है वो हमेशा कैसा रहता है मित्रों, नियत रहता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय के अंदर प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश है वो हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या फिर आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि कुल धनावेश, कुल ऋणावेश और आयनों की संख्या, यानी ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें बराबर हो भी सकती हैं और ये बराबर नहीं भी हो सकती है, लेकिन नेट आवेश हमेशा कैसा रहेगा मित्रों, बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब इसे हम इससे संबंधित और कई उदाहरण देखते हैं जो हमारी आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन पर लगा करके देखते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम का पालन होता है या फिर नहीं होता है। आवेश संरक्षण का जो नियम है इसको अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं
कि किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा नियत तो रहता ही है, और इस आवेश को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं और ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इन शब्दों में भी हम इस आवेश संरक्षण नियम को बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक विलगित निकाय शब्द आ रहा है, केवल आपको समझना है कि विलगित निकाय क्या होता है। अगर अपने पास कोई ऐसा निकाय है, अपने पास कोई भी ऐसा निकाय है जिस पर वातावरण का प्रभाव नहीं है, तो उस निकाय को हम कौन सा निकाय कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? विलगित निकाय कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आप ये नोट कर सकते हो जो अपन ने ऊपर लिखा है। इसमें इधर नेट आवेश आपको केवल शॉर्ट में लिखना है। ठीक है मित्रों, प्रक्रिया से पहले नेट आवेश शून्य है और प्रक्रिया के बाद जो नेट आवेश है कितना आएगा? इस पर +1, इस पर -1, दोनों जोड़ेंगे, +1 और -1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो प्रक्रिया से पूर्व की स्थिति है। और ये प्रक्रिया के बाद की स्थिति। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा हम आवेश संरक्षण नियम को समझ सकते हैं। अपन लेते हैं एग्जांपल सेकंड। अपने पास नाइट्रोजन है 7N14, जब कोई हीलियम कण इससे अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के पश्चात देखो यहाँ पर 7 इसका परमाणु क्रमांक है, 2 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 2 है। 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर एक अस्थायी नाभिक बनता है जो बाद में 2 नाभिकों में डिवाइड हो जाता है। एक बनेगा 8 ऑक्सीजन 17, और यहाँ पर एक प्रोटॉन का जो कण है वो निकल जाता है, यानी 1s1 कण जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं वो यहाँ पर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को अगर देखें तो इस अभिक्रिया के अंदर आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है या नहीं होता है, ये हमको समझना है। अगर कोई भी अभिक्रिया सही है तो वो हमेशा ही आवेश संरक्षण नियम का क्या करेगी मित्रों? पालन करेगी। आप केमिस्ट्री की किसी भी सही अभिक्रिया पर आवेश संरक्षण नियम को फॉलो कर सकते हैं, वो हमेशा उस नियम का क्या करेगी? पालन ही करेगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो प्रक्रिया से पहले अगर कुल आवेश देखें, केवल हम यहाँ पर कुल आवेश ही ज्ञात करेंगे, बाकी ज्ञात नहीं करेंगे। धनायन ऋणायन क्या है, धनावेश ऋणावेश कितने हैं, उनको ज्ञात नहीं करना। तो प्रक्रिया से पहले अगर कुल आवेश देखें तो यहाँ पर प्रक्रिया से पहले 7N जो 14 है, ये क्या है? नाइट्रोजन का नाभिक है या नाइट्रोजन का परमाणु से अपन बोल सकते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ 0 आवेश है, यहाँ पर भी 0 आवेश है, इस पर भी हीलियम पर भी He4 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये भी उदासीन है, और ये प्रोटॉन। तो ये जो प्रक्रिया होगी ये भी आवेश संरक्षण नियम का क्या करेगी? पालन करेगी। या फिर अपन इसमें धनायन अगर देखें तो इसमें 7 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 7 को 2 से जोड़ा 9 हो गया। धनायनों की अगर संख्या देखें इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 को 1 से जोड़ा तो ये भी कितना हो जाएगा मित्रों? 9 हो जाएगा। तो धनायनों की संख्या भी इसमें कैसी? समान है। तीसरा अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, न्यूट्रॉन क्षरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है तो वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर आवेश संरक्षण नियम को अपन लगाते हैं। न्यूट्रॉन क्षरण, ये अपने पास न्यूट्रॉन है 0N1। न्यूट्रॉन को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं 0N1 से।
क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो ये कैसा है, उदासीन है, इसलिए नीचे 0 लिखा है। ये जो अभिक्रिया होती है ये नाभिक के अंदर होती है मित्रों। तो न्यूट्रॉन क्षरण में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाता है। प्रोटॉन को इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए +1 नीचे लिखा है, +1। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन का कण निकलता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो विकिरण निकलती है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा -E0 और साथ में एंटी न्यूट्रिनो ये विकिरण निकलती है। इस अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम देखें तो यहाँ पर आवेश कितना है, 0 है। प्रक्रिया से पहले अगर देखें तो नेट आवेश कितना है मित्रों, 0। यहाँ पर नेट आवेश है 0, ठीक है। तो प्रक्रिया से पहले कुल आवेश 0 है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रिनो है। क्या है मित्रों, एंटी न्यूट्रिनो। ये एक विकिरण है। प्रोटॉन, इसका आवेश देखें तो इस पर जो आवेश है वो +1 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखें तो इस पर आवेश -1 है। और एंटी न्यूट्रिनो जो कण है ये, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इस पर आवेश है 0, ठीक है मित्रों। प्रक्रिया से पहले कुल आवेश ये हो गया। प्रक्रिया के बाद का अगर कुल आवेश देखें तो यहाँ पर +1, इसको इसमें जोड़ेंगे, -1 बराबर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रक्रिया से पहले कुल आवेश 0 है और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश है वो कितना है मित्रों, 0 है। तो न्यूट्रॉन क्षरण की जो प्रक्रिया है इसमें आवेश संरक्षण नियम का क्या होता है, पालन होता है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको साफ कर देता हूँ। और एग्जांपल लेकर के भी आप इनको समझ सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आवेश संरक्षण का जो नियम है ये किसी भी विलगित निकाय के अंदर, अगर आवेश संरक्षण नियम को हम समझे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का जो मान है वो हमेशा कैसा रहता है मित्रों, नियत रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में, किसी विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में प्रक्रिया से पहले कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश है वो हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। और ये अपना कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का नियम है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।